नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ में। एक छत, एक परिसर और संपूर्ण अध्ययन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस लूंगा, तो आज उसी की शुरुआत करते हुए इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास आपके सामने रहेगी, जहां पर कुछ बेसिक चीजें आपके सामने रखी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों से कि शायद आपको मेरा यह प्रयास, मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो शुरुआत करें। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी को मजबूत करने के लिए मेरा एक और कदम कि जो कक्षा 9th का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो या 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, हर एक बच्चे के एग्जाम में जो है डू एज डायरेक्टेड के कुछ 5 ऑब्जेक्टिव और 5 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ग्रामर से रिलेटेड, और 5 जो है वो डू एज डायरेक्टेड आते हैं। उसी डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स की खोपड़ी में छेद करने के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर आज से। ठीक है, ज्ञान स्थली विद्यापीठ, एक छत, एक परिसर और संपूर्ण अध्ययन। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले हम जो है कुछ चीजें देखते हैं। देखिए इंग्लिश में कुछ चीजें हैं। ठीक है, बेसिक से चलूंगा क्योंकि हो सकता है 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास साबित रहे, जो इंग्लिश से रूबरू होना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है ये, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ही बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो देखो बात करते हैं कि इंग्लिश में जो है हम कभी भी, जैसे कि आपको मैं हम पुकार रहा हूं तो हम को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वी। आप मेरे लिए क्या शब्द, मैं खुद के लिए कौन सा इंग्लिश में शब्द प्रयोग करूंगा? तो क्या आई, है ना, वो आई जो है मुझे ही संबोधित कर रहा है। मैं आपको जब संबोधित करूंगा तो उसके लिए शब्द में हो सकता है अगर यू हो सकता है, और आप सभी को अगर मैं संबोधित करूंगा तो वी हो सकता है। ठीक है, ऐसे इन शब्दों को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कहते हैं जिसका अर्थ होता है कर्ता। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? कर्ता। ठीक है, तो देखें आप, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ठीक है, पहली बात आती है आई, फिर वी और यू और दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे। इसके अलावा देखो आई का अर्थ होगा मैं, और वी का अर्थ होगा हम। ठीक है, और यू का अर्थ होगा तुम या आप। ठीक है, और दे का अर्थ होगा वे। ठीक है, इसके अलावा ही जो है, ही का अर्थ भी वह होता है। क्या होता है? वह, लेकिन पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। ठीक है, मेल के लिए शी का अर्थ भी होता है वह, लेकिन किसके लिए? स्त्री के लिए, मतलब ठीक है ना, फीमेल के लिए। एक होता है अपना ईट, और ईट का जो प्रयोग किया जाता है, ईट का अर्थ भी वही होता है, लेकिन वस्तु के लिए संबोधित करते हैं। ईट जो आता है वो किसी वस्तु के लिए आता है। इसके बाद एक आपका सब्जेक्ट होता है नेम, अपना स्वयं नाम। किसी को नाम लेकर बोल रहे हैं कि राम वह कार्य कर रहा है, शाम वह कार्य कर रहा है, तो शाम क्या है? वहां पर सब्जेक्ट है। शाम क्या है? वहां पर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो नेम, ये आपके 8 सब्जेक्ट हैं। क्या है ये 8 सब्जेक्ट हैं। आई, वी, यू, दे। ये जो है आपके बहुवचन कर्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुवचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट। और ये जो है आपके एक वचन कर्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक वचन कर्ता कहलाते हैं। ठीक है, एक वचन कर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखें। देखो ये चीजें बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ लिया है, और ये इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी आज पता चल चुका होगा कि आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम या आप, दे यानी वे, ही यानी वह पुरुष के लिए, शी यानी वह स्त्री के लिए, ईट यानी वह वस्तु के लिए, और नेम। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावा अब हम एक चीज देखो, इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत हम टेंस से करेंगे। मैं ये टेंस की पूरी जो नींव है अभी आपके सामने रखूंगा। ठीक है, आपको पहले सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन से बहुवचन करता है और कौन से एक वचन करता है। ठीक है, आपके सामने सब्जेक्ट है, आपके सामने बहुवचन करता है, आपके सामने एक वचन करता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम वर्ब पर। किस पर बात करेंगे?
वर्ब पर बात करेंगे। वर्ब क्या है उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ये मैं देखो, वर्ब जो है ना, वर्ब का अर्थ होता है, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। वर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया। जैसे कोई भी कार्य जो कर रहे हैं ना, वो सब हमारी क्रिया ही है। लेकिन वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वर्ब? वर्ब दो प्रकार की होती है। देखो, वर्ब जो दो प्रकार की होती है वो कौन कौन सी है? पहले वर्ब की बात करें। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। अब वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक आपकी मेन वर्ब होती है। एक आपकी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। ठीक है, मेन वर्ब पर बाद में बात करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब पर बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के भी दो प्रकार हैं। हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। हेल्पिंग वर्ब का एक प्रकार जो है वो कहलाता है मॉडल। क्या कहलाता है? मॉडल। ठीक है, और एक प्रकार कहलाता है आपका इसका प्राइमेरी, प्राइमेरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मॉडल, एक प्राइमरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। पहले ये समझे तो सही, मॉडल क्या है, प्राइमरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो क्या है। देखो, एक बात ध्यान रखना, मॉडल्स जो है ना, जो मॉडल जो हेल्पिंग जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मॉडल के रूप में जो होती है ना, उनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं। उनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कहीं नहीं होता है। मतलब ऐसी क्रियाएं, ऐसे वर्ब, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, वो मॉडल कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडल्स कहलाती है। ठीक है, मतलब ऐसी क्रियाएं, ऐसी हेल्पिंग वर्ब, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में नहीं हो सकता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं हो सकता है, वे वे मॉडल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडल्स कहलाती है। मतलब वे क्रियाएं जिनका प्रयोग मेन वर्ब के, मतलब ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जिनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं हो सकता है, वे क्या कहलाती है? मॉडल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडल्स। और प्राइमरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का अर्थ होता है कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जिनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो कर रहे हैं, ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर रहे हैं और कहीं मेन वर्ब के रूप में भी उनका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो रहा है, और मेन वर्ब के रूप में भी हो रहा है, मेन वर्ब के रूप में भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मेन वर्ब के रूप में भी हो रहा है, जैसे कि डू, जैसे कि पहली है आपकी डू, दूसरी है आपकी बी और तीसरी है आपकी हैव। ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों आपकी वर्ब है, ये तीनों आपकी ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा मेन वर्ब कैसे, ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब कैसे। ठीक है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं, वे मॉडल्स कहलाती है। और प्राइमरी या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं या ऐसी वर्ब्स होती है जिनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी कर रहे हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, समझना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है ना, क्योंकि जो चीजें एक बार आपके सुनने से दिमाग में बैठेगी ना, भेजे में बैठेगी ना, वो आपके इतने लिखने या पढ़ने से नहीं बैठेगी। ध्यान से सुनो। ठीक है, अब बात करते हैं मेन वर्ब की। किसकी बात करते हैं? मेन वर्ब की। देखो, मेन वर्ब मतलब वे समस्त कार्य जो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, हम जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये एक मैं खुद एक कार्य कर रहा हूं और वो कार्य क्या है?
कार्य करना खुद अपने आप में क्रिया, जैसे कि आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। तो डू यहां क्या है, डू है करना, और वर्क मतलब क्या करना, कार्य करना। और डू जो है वो एक अपने आप में क्रिया भी है, मतलब मेन वर्ब भी है, क्रिया भी है, एक मेन वर्ब भी है। और डू का प्रयोग हम एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर रहे हैं। किस रूप में कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर रहे हैं। तो देखो डू जो है हमारी मेन वर्ब में भी आ रही है और हेल्पिंग वर्ब में भी रूप आ रही है, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया प्राइमरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना, ऐसी वर्ब जिनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो रहा है और मेन वर्ब के रूप में भी हो रहा है। एक होता है बी, बी यानी होना, बी यानी होना, कोई भी चीज अगर हो रही है मतलब बी। एक होता है हैव का प्रयोग किया जाता है वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में अधिकार दर्शाने के लिए, जैसे कि आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव अ बोर्ड, आई हैव अ फैन। ये जो मैं प्रयोग कर रहा हूं मतलब अधिकार दर्शाने के लिए, यहाँ जो हैव है उसका प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, और यही हैव जो है हमारा एक सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हुआ आपका मॉडल। अब मॉडल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो मॉडल्स आपने अभी तक नाम सुना ही होगा, जैसे कैन, मे, ठीक है ना, माइट, मस्ट, है ना, शुड, वुड, ठीक है, बहुत सारे हैं, इनका आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है ना, तो ये जो है आपके मॉडल्स, ये आपकी प्राइमरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, जैसे कि कुछ, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो टीच, ये जो टीच है ये एक मेन वर्ब है, क्योंकि ये मेरा मुख्य कार्य है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं। टीच मतलब मेन वर्ब की हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो भी क्रिया मतलब क्रिया हो रही है या ऐसे कार्य जिन्हें कर रहे हैं, मतलब जो कार्य ऐसे शब्द या ऐसी मतलब जो कार्य की सूचक को दर्शाता हो, कैसे सूचकांक को दर्शाता हो, किसी कार्य के सूचकांक को दर्शाता हो, वो सब क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। टीच जैसे कपड़े धोना, वॉश, ये सब मेन वर्ब है। जैसे खाना, हम जैसे ईट, है ना, ठीक है। स्पीक, अभी मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मतलब स्पीक, ये सब काय में आती है, मेन वर्ब में आती है। काय में आती है, मेन वर्ब में। जैसे ब्रेक, ये सब क्या है, आपकी मेन वर्ब है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में आपको। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। वर्ब क्या है, वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के, मॉडल तथा प्राइमरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर मेन वर्ब भी होती है। आपको समझ में आ गया होगा मॉडल किसे कहते हैं, प्राइमरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, और अपनी जो है मेन वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, रफ कर रहा हूं, अगर नहीं लिया हो तो वापस पॉज कर देना, रिवाइज कर देना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, तो समझ में आया ना ये आप लोगों के। ठीक है, अब देखो टेंस में हमें किसी भी वाक्य को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है और वर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये चीजें हमारे मुख्य आधार रहेंगी टेंस के। ठीक है, ठीक है, तो देखो बात करते हैं अब हेल्पिंग वर्ब पे। ये लिए एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब सबको मिला के एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि किस किस का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो आप ऊपर हेडिंग डाल लेना, आप हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब हेडिंग डाल लेना, इसमें सब आ जाएगी, मॉडल्स भी आ जाएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं इज। ये इज आपकी जो है वो एक खुद हेल्पिंग वर्ब है। इज का मतलब क्या है कि ही इज मतलब वह है। ठीक है, इज, एम यानी हूं, ठीक है, और आर यानी हो। ठीक है, फिर आता है अपना वाज यानी क्या होता है, था या थी। ठीक है, फिर वर यानी क्या होगा, थे। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज। ठीक है, हैज यानी चुका है, ठीक है ना, या चुकी है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हैव, इस हैव का मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि हैव जो है वो आपकी एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है। और क्यों है ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हैव इसका अर्थ होता है चुके हैं। क्या होता है इसका अर्थ, चुके हैं। हेड, ये हैज और हैव का पास्ट है। ठीक है, इसमें आ जाएगा चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है, ये आपका आ गया
हैज हैव हैड, इज वाज वेयर, विल शैल, ठीक है, विल शैल, विल क्या है, गा गी गे, ठीक है, और शैल क्या है, ये भी गा गी गे, मतलब फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग होंगे, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। देखो अगला है आपका शुड। अगला क्या है, शुड। शुड यानी चाहिए, क्या होता है, शुड यानी चाहिए, लेकिन चाहिए कौन सा, ये एक सलाह, मतलब एक सलाह देने का एक शब्द है, मतलब जब हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो एडवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वी शुड ओबे द पेरेंट्स, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो वहां ये शुड मतलब जहां हमें एडवाइस देने का काम होता है ना, ठीक है, एडवाइस का जहां काम होता है वहां हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड के बाद आता है वुड, क्या आता है, वुड। ये है आपके विल का पास्ट, क्या है, ये आपके विल का पास्ट है, ठीक है। वुड के बाद हम बात करें कैन। कैन यानी होता है कि कैपेसिटी बताना, मतलब कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी बताना या आपकी पावर बताना, कैपेसिटी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है या पावर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और इसका अर्थ होता है सकना या सकता में, जैसे मैं 80 किलो वजन उठा सकता हूं, तो यहां आप अपनी सामर्थ्यता बता रहे हैं, पावर बता रहे हैं, मैं 80 किलो वजन उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट द 80 kg वेट, आई कैन लिफ्ट 80 kg वेट, ठीक है। तो वहां जहां पावर की बात होती है, जहां पावर की बात होती है, कैपेसिटी की बात होती है, वहां पर क्या प्रयोग होता है, कैन। कैन के बाद जो है वो कूड है, क्या है, कूड। कूड का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, कैन के पास्ट के रूप में होता है। कूड का प्रयोग किसके रूप में होता है, कैन के पास्ट के रूप में होता है, ठीक है। देखो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड। फिर आता है आपका मे, क्या आ जाता है, मे जो है ना वो संभावना दर्शाने वाला शब्द है, या इसे आप कह सकते हैं इच्छा सूचक शब्द, इच्छा सूचक शब्द, या ठीक है, या किसी से मतलब आज्ञा लेने वाला शब्द भी कह सकते हैं। जैसे आप बोलते हो ना मे आई कम इन सर, मतलब आपकी अंदर आने की इच्छा है, लेकिन संभावना के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं में। हो सकता है जिससे आप ये पूछ रहे हो कि मैं आई कम इन सर, वो मना भी बोल सकता है, लेकिन आपकी इच्छा है अंदर आने की, ठीक है ना, इसलिए इच्छा सूचक के रूप में आता है संभावना के लिए, ठीक है। मे के बाद आता है माइट, मे के बाद क्या आता है, माइट, और माइट का प्रयोग किया जाता है जब कम संभावना हो, क्या हो, जब कम संभावना हो तब प्रयोग किया जाता है। और मस्ट का मतलब होता है जहां प्रबल संभावना हो, क्या हो, प्रबल संभावना जहां हो, प्रबल संभावना हो, जैसे कि कम मस्ट, जैसे कि मैं बोलूं कि ही मस्ट बी ट्रबल, मतलब वो शायद बहुत, मतलब ही मस्ट बी मतलब प्रबल संभावना है कि वो बहुत परेशान है, वह बहुत परेशान है, ठीक है ना, प्रबल संभावना मैंने मस्ट लगाया, तो ठीक है। माइट का अर्थ होता है जैसे मैं सुनसान अभी मुंह लटका के बैठा हूं, तो आप बोलोगे सर शायद परेशान है, मतलब हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं। प्रबलता के साथ नहीं कह सकते आप, कम संभावना के साथ कहेंगे, जैसे कि सर माइट बी, मतलब मेरे लिए बोल रहे हो आप, तो सर माइट बी परेशान, मतलब परेशान क्या, सॉरी ट्रबल, ठीक है ना। तो ही, ये माइट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग कम संभावना, और मस्ट का प्रयोग जो है वो प्रबल संभावना के रूप में किया जाता है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है, इनका प्रयोग कहीं ना कहीं होता है, कुछ और रह गई होगी, तो जैसे जैसे बात करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इन्हें हम नोट डाउन करते जाएंगे। एक अच्छी सी कॉपी बना लें, उसमें नोट डाउन करते जाएं। सारे लेक्चर जो है वो ऑनलाइन ही रहेंगे इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये जो है वो नींव है, ठीक है ना, ये क्या है, नींव है। नींव अगर मजबूत रहेगी तो आप बड़े से बड़े तूफानों में भी मजबूती के साथ खड़े रहोगे, ठीक है ना। तो ये जो है वो नींव तैयार की जा रही है, इसका बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। इन सब के बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे, इन सब चीजों की हमें वहां जरूरत लगेगी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, कर दें आप खत्म इसको। देखो इसके बाद बात आती है अपनी वर्ब की, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैंने अभी कहा वर्ब मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं, या जो मतलब किसी कार्य, ऐसे शब्द जो किसी कार्य को दर्शाते हो, जैसे कि कपड़े धोना,
पढ़ाना, ये मतलब सब कार्य को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं? जैसे सर पढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पढ़ाना क्या है? एक क्रिया है। क्या है? मम्मी कपड़े धो रही है, तो यहाँ मम्मी क्या है? मम्मी तो सब्जेक्ट है, लेकिन कपड़े धोना क्या है? क्रिया है। ठीक है ना। तो वर्ब जो है ना, आपकी वर्ब जो है, इस वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब के 3 रूप होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस वर्ब की? मेन वर्ब की। किसकी? मेन वर्ब के जो होते हैं 3 रूप होते हैं। ये कार्य मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि अभी जैसे कि आपको वर्ब की तीनों फॉर्म जो है ना, कहीं से भी आपके पास कोई इंग्लिश की बुक वगैरह हो, वहां से नोट डाउन कर लेनी है तीनों बुक। ठीक है ना। ये तीनों बुक के तीनों वर्ब की फॉर्म जो है वो आपको नोट डाउन कर लेनी। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, ईट यानी क्या होता है? खाना। लेकिन जहां जिस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं, वहां तो ईट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जहां सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वहां क्या आ जाएगा? ईट, एट और ईटन। ईट, एट, ईटन। ठीक है। जैसे गो यानी जाना होता है, तो गो जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा वहां हम गो का प्रयोग करेंगे, लेकिन जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। ठीक है। और थर्ड फॉर्म जो होती है वो गोन होती है। ठीक है ना। आ रही बात समझे? जैसे गिव, गिव यानी देना, गेव सेकंड फॉर्म में गेव हो जाता है, थर्ड फॉर्म में गिवन हो जाता है। ठीक है। ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गोन। जैसे था उसके बाद हम बात करें कम, कम यानी आना, तो सेकंड फॉर्म में जो होता है वो केम होता है, और इसमें कम। राइट यानी लिखना, जैसे मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं ना, तो राइट, राइट यानी लिखना, और सेकंड फॉर्म जो है वो रोट हो जाती है। जिस टेंस में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वहां पर रोट का प्रयोग करेंगे। और रिटर्न, रिटर्न जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग होती है। रीड, रीड यानी पढ़ना। अभी जो आप बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे अगर जो पढ़ रहे हो ना, पढ़ना कैसा? जैसे मैंने कहा कि आप हिंदी का चैप्टर फर्स्ट निकालिए और उससे पढ़िए, तो आप जब उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, वो पढ़ना। ठीक है। तो ये रीड। ठीक है। जैसे पेपर पढ़ना, ये जो है ना उसमें रीड का प्रयोग। रीड की तीनों फॉर्म जो है वो रीड ही है। रीड की तीनों फॉर्म क्या है? रीड ही है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो टीच। ठीक है ना। टीच की सेकेंड फॉर्म थॉट है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? थॉट होती है। ठीक है ना। तो ये जो मैंने अभी लिखा है, ये ऐसे आपको कहीं से भी आपके वर्ब की जो तीनों फॉर्म है ढूंढ के और आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। अगले लेक्चर से मैं सीधा टेंस स्टार्ट करूंगा। ये था आपका कुछ छोटा छोटा और मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन इंग्लिश का, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट समझा दिए, हेल्पिंग वर्ब समझा दी, मेन वर्ब क्या है वो भी समझाई है, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, क्यों हम कुछ ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी हो रहा है और सहायक क्रिया के रूप में भी हो रहा है, तो उसको हमने किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। वो सारी चीजें आपको यहाँ क्लियर कर दी है। अगले लेक्चर से हम जो है वो टेंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। अगले लेक्चर से टेंस, देखो एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, आपकी पूरी ग्रामर जो है वो टेंस पर ही टिकी रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। आपको टेंस आएंगे तो आप वॉइस सीख पाएंगे, आपको टेंस आएंगे तो ही आप किसी वाक्य में जो है, जैसे कि आते हैं ना आपके 9th से लेकर 12th तक, इफ और अनलेस के प्रयोग, ठीक है, सो दैट के प्रयोग, सच दैट के प्रयोग, टू के प्रयोग, ठीक है, क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, सब। ठीक है ना। आपको टेंस आएंगे समझ में। जैसे जैसे आपकी इंग्लिश की वोकेबुलरी जो है वो बढ़ती जाएगी तो आपको चीजें याद आती जाएगी। रोज आप एक काम करें, कम से कम 10 मीनिंग तो कोई नई याद करें से। अपनी वोकेबुलरी में 10 मीनिंग जो है वो रोज आपको ऐड करते रहना है, ढूंढना है, और 10 मीनिंग जो है वो आपको ऐड करते रहना है अपने अंदर। ठीक है। इसी के साथ आप, उम्मीद है कि ये आज का जो लेक्चर है छोटा लेक्चर है, लेकिन आपको इंग्लिश का ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है। कल से टेंस की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। कोशिश करूंगा पूरी कि हर क्लास के बच्चे की जो लास्ट एग्जाम रहती है उससे पहले जो है मैं उसके 10 नंबर, डू अस डायरेक्टेड के 5 नंबर और फिल इन द ब्लैंक्स के 5 नंबर जो है वो मैं उसको पूरे से पूरे दिलवा सकूं। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों का विश्वास इसी तरह बनाए रखना। ठीक है। क्योंकि आपके जो विश्वास है ना वही हमें ताकत देते हैं, वही हमें और ज्यादा मेहनत करने की ताकत दे रहे हैं। ठीक है। इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आपका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, और जल्द से जल्द जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर आए। बहुत ही जल्द आपके सामने 11th और 12th के मैथ्स के भी लेक्चर आने वाले हैं,
और फिजिक्स के भी लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द 9th और 10th के साइंस के लेक्चर और 10th क्लास के 9th और 10th के मैथ्स के भी लेक्चर आपके सामने अवेलेबल होने लग जाएंगे, ठीक है। मैथ्स की जो है वो मैथ्स में 10th क्लास की जो मैथ्स है वो एक सीरीज के रूप में स्टार्ट करूंगा, टॉप 75 यू आर इन 95। मतलब हम जो मैथ्स के टॉप 75 क्वेश्चन रहेंगे ना वो सबसे पहले हल करेंगे। टॉप 75 क्वेश्चन जो मैथ्स के 10th क्लास की जो मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में है उन सारे प्रश्नों को हम पहले हल करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे और हमें भी जिस प्रकार हम आपके सहयोग प्रदान कर रहे हैं आप हमें सहयोग प्रदान कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। बाय, है ना।